वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। पिछले लेक्चर में हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी। अब हम आगे टॉपिक कंसेप्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कि सेट कितने टाइप के होते हैं वो सारे देखेंगे हम। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले नल सेट, जिसे वॉइड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, उसको ये दिया हुआ ना, इसके जैसा दिखता है वो। ठीक है, नल सेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और ऐसे। ठीक है, ब्रेसेस लगा देते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट को एक तो ऐसे डिनोट करते हैं और एक फाई से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। ए सेट ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 0 और 1 के अंदर इंटीजर्स कितने, मतलब वो इस सेट में आएंगे। 0 और 1 के अंदर कोई भी इंटीजर नहीं है उनके बीच में, तो ये सेट तो खाली हो जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, ये इसको लिख सकते हैं फाई। ठीक है, अगला देखते हैं, एक्स स्क्वेयर -2 = 0। और एक्स क्या होना चाहिए? क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर का सेट होता है, एक्स रैशनल नंबर होना चाहिए। इसको देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर =2, रूट करेंगे तो एक्स ++ और -√2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स रैशनल नंबर होना चाहिए, √2 क्या है? इररैशनल नंबर है, तो ये इसमें सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। ओके, अगला सेट देखते हैं। अब आता है सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो, उसे हम कह देते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे ये देखते हैं, 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? 1 आता है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगलटन सेट है। बी देखिए =, इसमें एक एलिमेंट है सिर्फ 1, तो इसे क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। थर्ड देखते हैं, फाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। वो सेट जो या तो एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो सारे क्या होंगे? फाइनाइट सेट होंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स <15। अगर ये नहीं लिखा होता <15, मान लो कि ये नहीं लिखा हुआ, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो तो इन्फिनिट है, वो फाइनाइट नहीं है, तो वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है <15, तो वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी क्या है? प्राइम नंबर्स <15 है। ठीक है, तो इनका सेट बन रहा है, तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। आगे देखते हैं, ऑर्डर, कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ये तीनों एक ही टर्म है, मतलब तीनों का मीनिंग सेम है। उसे ऑर्डर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, कार्डिनलिटी भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय। ठीक है, मतलब कोई भी हमारा फाइनाइट सेट दिया हुआ है, जैसे ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। उसी को इसका क्या कहते हैं? इस सेट का ऑर्डर कहते हैं, या कार्डिनल नंबर कहते हैं, या कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं O(A), मतलब ऑर्डर, और इस तरीके से। ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या है? कार्डिनलिटी 5, तो क्या लिखेंगे? N ऑफ, ये मान लो A है, = 5, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट की कार्डिनलिटी कहलाएगी। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे A = ABCD
हेयर 4 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनलिटी हो जाएगी 4। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। तो ये होता है कार्डिनल नंबर। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कार्डिनलिटी, इस पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। फोर्थ देखते हैं इन्फिनिट सेट, अ सेट दैट इज नॉट फाइनाइट। बस उसका ऑपोजिट, जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा, इन्फिनिट सेट होगा। या अ सेट विच हैज़ एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इन्फिनिट सेट। जिसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसे हम इन्फिनिट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 4, ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फिनिट सेट। होल नंबर्स का सेट 0 1 2 3, ये भी इन्फिनिट सेट है। जेड इंटीजर्स का सेट देखो तो ये भी इन्फिनिट है, इधर भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब एक नोट है वो देखते हैं, ऑल इन्फिनिट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब सभी के सब इन्फिनिट सेट्स हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कई ऐसे सेट भी हैं, इन्फिनिट सेट हैं जिन्हें लिस्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जांपल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। जब देखिए जैसे नेचुरल नंबर्स का 1 2 3, ये तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, 1 के बाद 2 3 4 5 6, ठीक है। आगे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या क्या आएगा, ठीक है। बट रियल नंबर्स की रोस्टर फॉर्म हम क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज हम उसमें लिस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे हम स्टार्ट करें 1, मान लो 1 से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0.1 करेंगे, इसके अंदर भी एक नंबर होगा 0.01, ये एक नंबर नहीं, इन्फिनिट नंबर्स 0.0001, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होंगे, तो इन्हें हम लिस्ट नहीं कर सकते, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता इनमें, तो इनकी रोस्टर फॉर्म हम नहीं लिख सकते, ठीक है। बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, तो ये ध्यान में रखना, रियल नंबर्स के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे देखते हैं, लेट्स कंसिडर सम मोर सेट्स एंड कैटेगराइज देम एज फाइनाइट और इन्फिनिट। कंसिडर दी सेट्स, ठीक है। हम देखते हैं फाइनाइट और इन्फिनिट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें जो स्टार्स हैं भले हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट है तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स ही, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इन्फिनिट नहीं है स्टार्स, हम गिन सकते हैं मतलब, ठीक है, फाइनाइट नंबर में है वो, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट, क्योंकि वाटर की ग्लास में जितने मोलिक्यूल्स है वो फाइनाइट नंबर में ही है, इन्फिनिट नहीं है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। आर दी सेट्स फाइनाइट और इन्फिनिट, तो हम पहले ही बता दिया मैंने, जैसे फाइनाइट है, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स इज टू लार्ज टू काउंट दीज सेट्स मे सीम इन्फिनिट बट एक्चुअली दे आर फाइनाइट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत बड़ा नंबर है बट इन्फिनिट नंबर्स नहीं है, ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इन्फिनिटी के हम मतलब आसपास भी नहीं आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकते हम। These sets may seem infinite but actually they are finite. Is the set of points on a line segment finite or infinite? ये देखो लाइन सेगमेंट कौन सी होती है, जो इधर भी मतलब रुक जाती है, यहाँ पे एरो नहीं आता, बढ़ती नहीं है, उधर भी नहीं बढ़ेगी, तो ये फिक्स है। बट इसमें जो पॉइंट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये मान लिया पॉइंट है, तो ये पॉइंट मान लिया, अब इनके बीच में भी इसे जूम करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स और आ जाएंगे, तो इसमें ये भी क्या है, एक इन्फिनिट सेट है। ये लाइन सेगमेंट खुद फाइनाइट है, इधर नहीं बढ़ रही इधर नहीं बढ़ रही, बट जिससे ये बनी हुई है मतलब पॉइंट्स से बनी हुई है वो क्या है, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। सो दिस इज इन्फिनिट सेट एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन द एंड्स ऑफ अ सेगमेंट इज नॉट डेफिनिट, वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को हम कब इक्वल कहते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, कोई भी सेट जैसे ए है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ यहाँ पे 1 2 3, एक सेट लेते हैं 3 1
2। तो मतलब ये दोनों सेट बराबर हैं कि नहीं? तभी बराबर होंगे जब इनका हर एक एलिमेंट इसमें हो, ए सेट का, और बी का हर एलिमेंट इसमें हो, मतलब सेम एलिमेंट आने चाहिए। ऑर्डर मैटर तो करता ही नहीं है सेट में, ठीक है, ना ही रेपिटेशन होगा। तो देखिए 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो ये क्या है, दोनों इक्वल सेट है। ए और बी एक ही सेट है, मतलब दोनों बराबर हैं। और टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, वही एलिमेंट्स हों दोनों में, तो उन्हें क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। अदरवाइज द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, तो क्या कहेंगे, अनइक्वल सेट कहेंगे। जैसे, और इस तरीके से हम लिखते हैं इसकी नोटेशन, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी 3 4 2 1, ये दोनों क्या हैं, देखिए हर एलिमेंट ए का बी में है और बी का एलिमेंट ए में है, मतलब सारे एलिमेंट सेम है इनके, तो ये दोनों इक्वल सेट हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स देखते हैं अब, ठीक है। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, इनमें अंतर है, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं, आर सेम, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी। मतलब कोई सेट दिया हुआ है, जैसे मान लो ये एग्जांपल देता हूँ मैं, तो इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। बट देखिए इनमें, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है और बी की कार्डिनैलिटी भी क्या है, 3 है। तो जब कार्डिनैलिटी सेम होती है, एलिमेंट्स का काउंट सेम होता है, तब इन सेट्स को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है, ए बी सी डी इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4, एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। और इससे क्या हम देख सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट सेट्स भी होते हैं, क्योंकि इक्वल सेट्स होने के लिए सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में आएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में आते हैं जब ये दोनों बराबर होते हैं और वो एलिमेंट सेम होते हैं। तो हर एक इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते ही हैं, ठीक है। बट इज दिस ट्रू इन द केस ऑफ इन्फिनिट सेट्स? ये हमने फाइनाइट सेट में कहा है कि अगर ए और बी, ये चीज़, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फाइनाइट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने ये डेफिनेशन दी है ये फाइनाइट सेट के लिए, बट इज दिस ट्रू इन द केस ऑफ इन्फिनिट सेट्स? क्या ये डेफिनेशन इन्फिनिट सेट के में मतलब वो भी लागू होती है कि नहीं? इन अदर वर्ड्स, कैन वी से दैट टू इन्फिनिट सेट्स आर इक्विवेलेंट? क्या हम ये कह सकते हैं कि दो इन्फिनिट सेट्स इक्विवेलेंट है? नो, वी कांट से दिस इन द केस ऑफ इन्फिनिट सेट्स। तो ये देखिए, इसका मैं बताता हूँ आगे। फाइनाइट सेट के लिए ये डेफिनेशन है, इन्फिनिट सेट पे ये लागू नहीं होती है। टू अंडरस्टैंड हाउ टू इन्फिनिट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंट, लेट अस लिसन टू अ स्टोरी अबाउट 2 फार्मर्स, ठीक है। सो मैं बताता हूँ क्या है। 2 फार्मर्स हैं, ठीक है, वो सीड्स बो रहे हैं, मतलब बीज बो रहे हैं अपने अपने फील्ड में, ठीक, खेत में। और वहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं जो उन्हें मतलब बीज नहीं बोने दे रहे हैं, वो उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या पैटर्न से उठा रहे हैं मैं बता रहा हूँ मैं। जैसे, तो ये जब मतलब पहला फार्मर है वो क्या करता है, walks along the row sequentially dropping the seeds, his bird picks up every 5th seed that he drops, ठीक है। सो ए फार्मर मान लो एक, ठीक है, उसमें 5वें नंबर पर वो बी मतलब बोया, ठीक है, बीज बोया, तब उसका पहला मतलब बर्ड उठा के ले जाता है। अगले 5 पर अगला बीज उठा के ले जाता है, ठीक है। तो अगले 5 पे एक बीज उठा के ले जाता है, ठीक है। तो ये है रेट ए का, मतलब किस रेट से वो जा रहे हैं, ठीक है। अब बी देखते हैं, उसमें क्या है, फॉर द सेकेंड फार्मर आफ्टर एवरी 5th सीड दैट ही ड्रॉप्स, ठीक है, हिज बर्ड पिक्स अप द फर्स्ट सीड दैट रिमेन्स इन द रो। आफ्टर द सेकेंड फार्मर हैज़ फिनिश प्लांटिंग जोग्स, आर देयर एनी सीड्स लेफ्ट? तो देखिए बी फार्मर क्या कर रहा है, वो भी इसके मतलब बर्ड क्या कर रहे हैं, हर 5th सीड जब वो बो रहा है, ठीक है, तब बर्ड उसका पहला सीड उठा के ले जाते हैं। आगे 5 बी और बो दिए, तो जो यहाँ पे सबसे मतलब पहला आता है वो बीज उठा के ले जाता है। सो इन दी एंड
इन दोनों में क्या होगा, दोनों सेम रेट से बर्ड उठा के लेके जा रहे हैं। देखिए हर फिफ्थ सीड बोने पर एक सीड उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, बस तरीका अलग है जिससे मतलब देख लो दोनों ये इन्फिनिट सीड बच रहे हैं और ये खाली हो जाएंगे। कैसे? इन दी एंड कितने सीड्स बचेंगे, मतलब कितने सीड्स होंगे पे लगे हुए फील्ड में, इन्फिनिट सीड्स, क्योंकि 4 4 4 ये ग्रुप बनते ही जाएगा। और इसमें पहला बी वो उठा के ले जा रहे हैं। इन दी एंड में कोई भी बीज नहीं बोया गया, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो इन्फिनिट आए हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, मतलब रेट सेम था कि हर फिफ्थ पर एक बीज उठा के लेके जा रहे थे बर्ड। फिर भी इसमें इन्फिनिट बीज बचे रहेंगे, इसमें 0। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डील कर रहे हैं किसके साथ, इन्फिनिट सेट्स के साथ। इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन फाइनाइट पर लगती है, इन्फिनिट में नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, देख लीजिए। That to understand how two infinite sets may not be equivalent, let us listen to a story about two farmers. There are two farmers, each want to plant a very long row of seeds side by side in a field. Both the farmers have annoying birds nearby that hinder their efforts in different ways. As the first one walks along the row, sequentially dropping the seeds, his bird picks up every fifth seed that he drops. So after he finishes planting his row of seeds, are there any seeds left? Yes, indeed, there are infinitely many of them. ठीक है, क्योंकि 4 के ग्रुप बनेंगे, वो इन्फिनिट हो जाएंगे, ठीक है। Now for the second farmer, after every fifth seed that he drops, his bird picks up the first seed that remains in the row. ठीक है, फर्स्ट उठा रहा है जो उस रो का बनता है। After the second farmer has finished planting his row of seeds, are there any seeds left? No, each of the seeds gets picked up by his bird eventually. Isn't it strange that both the farmers are working simultaneously and their birds pick up seeds at the same rate, but in one case there are seeds left whereas not in the other case. This situation arises because we are dealing with infinite sets. So be careful with infinite sets. ठीक है, so यहाँ पे ये पहले बता दिया, ये नोट तो all equal sets are equivalent but not vice versa. सब इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट होते हैं बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं हम। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे मतलब हमारी डिस्कशन में मान लो ये 3 सेट का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, इस पर हम कुछ भी मतलब वर्क कर रहे हैं, तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आए, इसके भी और इसके भी, सभी एलिमेंट्स उसमें आने चाहिए। एक्स्ट्रा आ सकते हैं मतलब, बट एटलीस्ट इन सब एलिमेंट्स को उनमें होना चाहिए, तो वो इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें हो जो डिस्कशन में चल रहे हैं, ठीक है, तो उस सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके तीनों एलिमेंट इसमें है, इसके चारों एलिमेंट्स इसमें है, इसके चारों एलिमेंट्स इसमें है, तो ये क्या है, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं एक हो, कितने भी बना सकते हैं हम, इसमें 8 9 10 जोड़ दिया, वो भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी दे सकते हैं, बट एटलीस्ट इनके एलिमेंट्स तो आने ही चाहिए। सो यू कैन बी टेकन एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कुड बी अ यूनिवर्सल सेट इफ़ वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स अबव एज 12। तो क्या कहना चाहता है, मान लो जैसे क्लास 10th है, ठीक है, तो इसके स्टूडेंट का सेट लिया हुआ है जैसे, ठीक है, मान लो 11th क्लास है, उसका सेट 12th क्लास, इन 3 क्लासों में डिस्कशन चल रहा है, इसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। हमने अगर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स ले लिए तो उनमें इन 10th क्लास के बच्चे भी आएंगे, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, सारे उसमें इंक्लूड होंगे, तो ये उसके इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कौन, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यूनिवर्सल सेट समझ आया होगा, नहीं तो आगे भी हम इस पे देखेंगे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा। फर्दर मोर आगे नोट देखते हैं।
Furthermore, a set that is universal set for one problem may not be a universal set for another problem. For example, the Milky Way galaxy is not an appropriate universal set for the stars in the other galaxy. मतलब कोई यूनिवर्सल सेट है किसी एक प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, वो जरूरी नहीं है दूसरी प्रॉब्लम के का भी वही यूनिवर्सल सेट हो, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, EFG, ठीक है। अब ये डिस्कशन में चल रहा है इनका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है, एक से ज़्यादा बन सकते हैं, मतलब कितने बना लो यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5, इसमें इनके सभी एलिमेंट हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। बट वो इसके लिए है, ये यहाँ पे एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ABCDEFG, भले यहाँ तक लिख, तो भले एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं हम, HJ, ये लिख दिया, तो इसका यूनिवर्सल सेट हो गया ये। तो ये दोनों सेम थोड़ी है, मतलब एक जो यूनिवर्सल सेट है वो मतलब एक प्रॉब्लम के लिए यूनिवर्सल सेट है, वो जरूरी नहीं दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी वही यूनिवर्सल सेट आए, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है फॉर द स्टार्स इन द अदर गैलेक्सी। वो किसके लिए यूनिवर्सल सेट है, जो उस गैलेक्सी में स्टार्स हैं वो सारे उसमें आते हैं, तो वो उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट है। बट जो एक दूसरी गैलेक्सीज है उनके स्टार्स के लिए वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सपोज सेट एस इंक्लूड्स ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मान लो कि सेट है कोई जिसमें स्टेट्स का सेट है, इंडिया के स्टेट्स का सेट, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इसी तरह सारे स्टेट्स आते हैं इसमें। देन फॉर सेट एस इंडिया इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, मतलब जो पूरा इंडिया है, मान लो आई सेट है, ठीक है, वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि इंडिया में सारे के सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है। तो इंडिया इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एशिया में ऑल्सो भी कंसिडर द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट एस, इससे भी बड़ा लेना हो, मैंने कहा था ना, मतलब एक ही मतलब प्रॉब्लम के अलग अलग मतलब एक से ज़्यादा यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना हम। सो एशिया भी इसके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि उसमें इंडिया आता है और इंडिया में सारे के सारे स्टेट्स इंक्लूड हो जाएंगे। और फॉर दैट मैटर इवन द वर्ल्ड इज इट्स यूनिवर्सल सेट, तो पूरा वर्ल्ड ही ले लेते हैं, तो उसमें इंडिया के स्टेट्स तो आएंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट होंगे ही। सो भले इंडिया लो, भले एशिया लो, भले वर्ल्ड लो, वो सेट एस के यूनिवर्सल सेट होते हैं, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स इन कंसीडरेशन, ठीक है, समझ आया होगा आपको। आगे देखते हैं, लास्ट दो सेट देखते हैं। पेयर सेट, ये टर्मिनोलॉजी मतलब पता होना चाहिए हमें। अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट। हमने देखा था जिस सेट का एक एलिमेंट होता है उसे कहते हैं सिंगलटन सेट, और जिसमें दो एलिमेंट्स आ जाए उसे कहते हैं पेयर सेट। देखिए एग्जांपल 1 2, दो एलिमेंट है तो ये पेयर सेट है, ये भी पेयर सेट है। 9 से देखते हैं, सेट ऑफ सेट्स, मतलब सेट कई सेट्स का मतलब सेट। अ सेट एस हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज सेट्स इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स, और अ फैमिली ऑफ सेट्स, और अ क्लास ऑफ सेट्स। इसका एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब जिसके सभी एलिमेंट बी सेट होने चाहिए, मतलब कोई सेट ऐसा हो जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स सेट ही हों अपने आप में, तो उसे कहते हैं सेट ऑफ सेट्स या फैमिली ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स। एग्जांपल दिए हुए जैसे ब्रेसिस, उसके अंदर एक ये एलिमेंट है, फिर कोमा के बाद ये एलिमेंट है, तो ये खुद एक सेट है, ये भी सेट है, तो इस पूरे को सेट को क्या कहेंगे, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेट्स खत्म होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, सभी टाइप्स करा दिए हैं मैंने, ठीक है। सो 9 टाइप्स पढ़े हमने। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अमेजिंग लेक्चर्स होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।